स्वागत है कहानी कुर्सी की, देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ और हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी सभी हैं। और आपको मैं बताऊं, इस वक्त एक ताज़ा खबर आ रही है वंदे मातरम विवाद के बीच। आपको याद है वो 15 अगस्त के दिन कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी असहज होते दिखाई दिए थे। 2 पैराग्राफ के बाद ऐसा लग रहा था कि वो नहीं गाना चाहते थे। बाद में खूब बयानबाजी हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे का अभी एक स्टेटमेंट आया है, वो मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले। कि उन्होंने कहा जितना वंदे मातरम हम पहले गाते थे उतना ही गाएंगे, उतना ही गा पाएंगे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनका स्टेटमेंट आया है। वो कह रहे हैं, बड़ा साफ साफ उन्होंने इस बात को कह दिया। एक्चुअली कल भी एक प्रोग्राम में मल्लिकार्जुन खड़गे की यही विवाद हुआ कि उसमें पूरा वंदे मातरम नहीं चला, 2 ही पैराग्राफ गाए गए। हालांकि वो कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, तो इसलिए कोई कानून की खिलाफ वर्जी जैसा नहीं हुआ, उसमें कोई कानून नहीं टूटा, क्योंकि वो आदेश जो है वंदे मातरम को लेकर के जो कानून बन गया है वो सरकारी कार्यक्रमों के लिए है। लेकिन बीजेपी इसको लगातार मुद्दा बना रही है। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कह दिया है, वंदे मातरम हम गाते थे, गाएंगे, लेकिन जितना गाते थे उतना ही गाएंगे। और हमारे पास भी कल के प्रोग्राम से रिलेटेड खबरें थी, उनको जरा सामने ले लीजिए। वंदे मातरम पर खड़गे साहब के प्रोग्राम में क्या कंट्रोवर्सी हुई। एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उनके प्रोग्राम में भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी ताबड़तोड़ हमले कर रही है इस मुद्दे को लेकर के। और लगातार कहा जा रहा है कि ये जो स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का, ये ठीक नहीं है। अमित शाह ने सोनिया गांधी पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया था, माफी मांगने की मांग की थी। और अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि हम उतना ही वंदे मातरम गाएंगे। खड़गे साहब ने अमित शाह पर रिएक्ट करते हुए एक स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार एमएलए बन गया था ना, तो अमित शाह बच्चे थे, ये 56-58 का बर्थ है इनका, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि ये अभी सब 60 लोग भी पार नहीं हुए हैं उम्र में, और ये हमको देशभक्ति सुनाते हैं। गोवा में बोल रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। पहले आज का बयान सुन लीजिए, फिर ही दिखाता हूं आपको। कंप्लेंट वो क्या फाइल करी, जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही में ही गया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया, एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं। और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए। वो कह रहे हैं केस करना किस किस पे करेंगे आप? नेहरू जी पे करेंगे, गांधी जी पे करेंगे, टैगोर जी पे करेंगे, किस पे? क्योंकि उन्होंने जो बताया था हम तो वही कर रहे हैं। बोलिए त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि ये कांग्रेस जिंजी से संवाद करेगी, जो 60 साल के गृह मंत्री अमित शाह को कह रहे हैं कि अच्छा हम तो जब विधायक बन गए थे तब तो आप बच्चे थे। ये बयान बताता है कि आप कितनी जड़ मानसिकता में। दिखा दूं क्या? 1 सेकंड लगेगा। हाँ, वो बयान दिखा दीजिए जरा, अमित शाह जी पर जो बयान दिया खड़गे जी ने, दिखा दीजिए। अरे मैं जब एमएलए बना था, ये अमित शाह अभी उठा नहीं था। उनका कितना 57-58 है कितना? हाँ, ये सब 56-57 साल वाले हैं। अरे देश के आजादी के लिए हमारे लोग लड़े, तुम लड़े। बताओ कौन सा बीजेपी का आदमी इस देश के आजादी के लिए लड़ा है? कौन सा आरएसएस वाला इस देश के आजादी के लड़ा है? और हमको देशभक्ति सिखाते हो तुम? हम देशभक्त नहीं है, ये लोग देश के खिलाफ है, एंटी इंडिया। अरे एंटी इंडिया तो तुम है, एंटी रिलीजन तुम है। जी, ये बयान था जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि बच्चे थे जब मैं विधायक बन गया था। मैं दरअसल इसीलिए इससे जोड़कर कह रहा था कि इससे कांग्रेस की मानसिकता समझ में आती है।
और जब ये कहते हैं कि वंदे मातरम उन पे केस करो, उन पे केस करो, उन पे केस करो, तो मूल वंदे मातरम गाने में क्या दिक्कत है भाई? इसी की बात तो की जा रही ना कि जिस सेकुलरिज्म की बात आप करते हैं वो सही सेकुलरिज्म नहीं है, उसको आप मुस्लिम अपीजमेंट से देखकर सारा काम करते हैं। और यही वजह है कि इस देश की ढेर सारी ऐसी समस्याएं हैं जो उससे जुड़कर बड़ी हो जाती। आप इस देश के मुसलमान को इस देश का मुसलमान नहीं, पहले उसको मुसलमान इस देश में आया ऐसे आप साबित करना चाहते हो, और उसको आप एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये एक नए किस्म की हो गई कि आप कानून बन गया, कानून पारित हो गया, उसके बाद आप कह रहे हैं FIR करिए। और कल को जब भारतीय जनता पार्टी यही हमला करेगी, नेहरू जी ने इसकी शुरुआत कर दी, तो कहेंगे नेहरू पर चले गए, जबकि ये खुद ही कह रहे हैं कि नेहरू जी पर जाकर FIR करो। और बार बार ये कहना कि हमारे पूर्वज लड़े थे, अरे भैया इसी देश के सबके पूर्वज लड़े थे, उसमें इस देश के हर नागरिक के पूर्वज थे। ये तमाशा करना बंद कर दीजिए, ये जो आप कोशिश करते हैं। और ये कोशिश सिर्फ क्यों हुई? जिससे कि सोल प्रोप्राइटरशिप सत्ता की कांग्रेस के पास रहे, और कांग्रेस में भी नेहरू गांधी के वंशजों के पास रहे। इस देश को क्या ये समझ में नहीं आता है क्या? और जब आप बार बार ये कहते हैं तो आप देश के लोगों को अपमानित करने की कोशिश करते हैं। और ये सरकार थी जिसने खोज खोज के जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उन सबको सम्मान दिया, हर जिले में, हर शहर में, हर ब्लॉक में, हर बस्ती में। आपने तो किया नहीं ये काम, आप तो बिल्कुल उसको भूल गए। आपने गांधी जी को भी सिर्फ उतना इस्तेमाल किया जितना आपके लाभ के होते रहे, उनके आदर्शों को आपने छोड़ दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो इतनी छोटी हो गई कि कार्यालय में दिखती ही नहीं थी। आज आपको सब याद आ रहा है क्योंकि लग रहा है कि गड़बड़ हो रही। चलें खैर, लेकिन अब ये आप क्योंकि कांग्रेस ने कह दिया है कि हम तो 2 ही पैराग्राफ गाएंगे वंदे मातरम के। सर आ रहा हूं, जहां जहां ये अब आप आइंदा प्रोग्राम देखेंगे ये बात उठती रहेगी। मतलब अब ये विवाद जो है लगातार निरंतर चलेगा। कल गोवा कांग्रेस में, सर बस खबर बता के आ रहा हूं सर, गोवा कांग्रेस के कार्यक्रम में खुद मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वंदे मातरम के 6 पैराग्राफ्स में से 2 स्टैंजा केवल गाए गए। और एक और विवाद हो गया महाराष्ट्र में, जो मैं आपको बता रहा था, कांग्रेस इसको गिना रही है। वहां डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे थे कार्यक्रम में, अब वहां वंदे मातरम बजना था, वहां फिल्मी वंदे मातरम बज गया, लता जी की आवाज वाला, ठाणे के सरकारी कार्यक्रम में। लेकिन वहां यह हुआ कि जैसे दिल्ली में तो आग फबूला हो गई थी सोनिया गांधी, पूरा क्यों बच गया, खड़गे साहब भी बड़े वो हो गए थे। यहां समझ में आ गया उनको कि गलती हो गई है, ये वंदे मातरम नहीं बजना था, फिल्मी वंदे मातरम। लेकिन सब उस वक्त रिएक्ट नहीं किया, कुछ चुपचाप खड़े रहे। फिर जब हो गया कार्यक्रम, एकनाथ शिंदे ने माइक पर जाकर स्पीच में अपनी शुरुआत में ही माफी मांगी। बीजेपी सरकार में बच जाता कार्यक्रम में, बीजेपी ये कांग्रेस के कार्यक्रम में हो जाता तो फिर अभी हंगामा होता। नहीं तब भी नहीं। देखिए, मनसा बहुत इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पर वंदे मातरम के अपमान नहीं है। हम आप देख रहे हैं बॉडी लैंग्वेज, उनकी चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी, लेकिन वंदे मातरम को सम्मान देते हुए सभी के सभी अटेंशन मुद्रा में खड़े रहे, सम्मान की मुद्रा में खड़े रहे। लेकिन वहाँ पर मामला अलग था। और जब अब खड़गे जी कहते हैं कि भाई आप बच्चे थे, ये कोई भाषा होती है? तब तो कोई कहेगा ना कि सोनिया गांधी के बारे में कहते हैं, वो क्या थी, बच्ची थी उस समय, उनके बारे में भी जिक्र कर देते हैं, जो रोज देशवासियों को पाठ पढ़ाती हैं, जो स्वयं भारत की नागरिकता 15 साल तक नहीं ली थी। वो अमित शाह पर और नरेंद्र मोदी पर बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये था, वो कह रहे थे मुझे देशभक्ति मत सिखाओ। नहीं, बिल्कुल उनको सिखाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप एक परिवार की गुलामी करना बंद कर दीजिए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, कम से कम उसकी गरिमा की प्रतिष्ठा को कम से कम संभालिए। यदि आप गिरा सकते, आप उसे गिरा रहे हैं। दूसरी बात, उस समय कानून नहीं था, उस समय जो कानून था उस कानून के अनुसार हुआ। आज तो कानून बन गया है ना, इसी संसद ने बनाया है। और इसके बावजूद यदि आप में यह जड़ता है कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, तो यही बात है ना। तो संविधान लेकर के वो जो बाबूजी थे, वो काहे को घूमते थे चारों ओर, संविधान की सुरक्षा करो, संविधान। अरे इसी संविधान के नियमों के अनुसार संसद में कानून पालन करके, कानून को पालन करते हुए संसद ने यह नियम बनाया है। वो अच्छा है बुरा है आप ये कर दीजिए भाई। आपने जब सारे, देखिए जहां लागू होगा नियम वहां तो उनको करना ही पड़ेगा। अब केरल की सरकार में, हिमाचल की सरकार में, जहां जहां है, कर्नाटक में, तेलंगाना में, यहां तो उनको बजाना ही पड़ेगा पूरा। वो कह रहे हैं कि हम नहीं उनके पास नहीं है, वो कह रहे हैं अपने प्रोग्रामों में नहीं गाएंगे। कह रहे सरकार तो कहीं की भी हो वो नहीं बच सकती, पूरा उसको तो बजाना ही पड़ेगा। वो कह रहे हैं हमारे कार्यक्रम में कोई हम पर पाबंदी थोड़ी है, मैं अपने कांग्रेस के प्रोग्राम में नहीं गाऊंगा पूरा। ठीक है सर, ये एटीट्यूड
उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कांग्रेस के प्रोग्राम में नहीं कांग्रेस के गए। प्रोग्राम के लिए बात कर रहे हैं। सर मैं कह रहा हूं सरकारी कार्यक्रम में कैसे बच सकते हैं? वो तो मैंने एक वीडियो देखा था, कल ही मैं देख रहा था, पार्लियामेंट में डीके थे शिव ना कुमार, सर? ना वो पार्लियामेंट में कर्नाटक में डीके शिव कुमार, होता क्या है वहां वंदे मातरम, अच्छा उसमें यह है कि पूरा वंदे मातरम सबको भी याद भी नहीं होगा, धीरे धीरे याद होगा। मुझे भी नहीं याद है, मैं क्यों झूठ बोलूं, नहीं मुझे पूरा उसमें वंदे याद मातरम करना नहीं याद। जरूरी नहीं अब है ना। डीके शिव कुमार का गलत वीडियो मैंने है, देखा, ये सुनिए तो concept ही गलत है। वो 2 पैराग्राफ गा रहे हैं मुंह से गा रहे हैं, और तीसरे पे आते ही चुप हो जाते हैं। आपको ये कहेगा कि भाई कांग्रेसी तीसरे पे चुप हो गया, हो सकता मैं कह रहा हूं उसके आगे आता ना हो सर, भाई, ये कोई इशू ही नहीं है, पैराग्राफ याद होना न होना वो ये कोई सम्मान विषय के नहीं लिए है। खड़े लेकिन वो हो। बजा आपको सम्मान में खड़े बजा हो। पूरा, और वो आप खड़े रहे। याद हो जाए बहुत अच्छा है, अगर आपको पूरा वंदे मातरम याद है, पूरा जनगण मन याद है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना जिसको याद नहीं है उसको कोई भाई एक लाइन कोई बताओ, गड़बड़ है। कांग्रेस के एटीट्यूड में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? देखिए इसमें 2 बातें, एक तो मैं अमित शाह जी के लिए जो कमेंट किया वो अच्छी बात नहीं है। इस तरह के बयान देने का कोई मायने नहीं होता कि अमित शाह बच्चे थे और कौन बच्चा नहीं था। ये खासतौर से खड़गे साहब जैसे जो बड़े लीडर हैं और पूरी ज़िंदगी उन्होंने राजनीति में लगाई है, उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन कांग्रेस ऐसा करके क्या कर रही है, वंदे मातरम का और देश का नुकसान कर रही है, और ना कर रही है मुसलमानों का नुकसान जरूर कर रही है। हाँ, ये एक लोग तो यही बात करेंगे ये ना कि बात मुसलमानों करेंगे के कि लिए ऐसा कर मुसलमान, रहे हैं। क्योंकि हम रोज यही चर्चा करेंगे कि मुसलमानों के अपीजमेंट के लिए कर रहे हैं। मुसलमानों से तो पूछिए कि वो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं। तो एक बात ये है। फिर दूसरी बात वही है कि कानून में क्या कहा गया है। कानून में कहा गया जहाँ सरकारी कार्यक्रम हो वहाँ बजाएं पूरा, ठीक है। वो कांग्रेस का कार्यक्रम है, कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था वंदे मातरम। इसको भी समझिए कि कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था ना, जब बनाया था, जब किया था, उनके अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस के अधिवेशन, कोई सरकार का वंदे मातरम नहीं था। तो फिर वो अपने कार्यक्रम में अपने वंदे मातरम को गा रहे हैं। इस पर रोज रोज हम क्यों इशू बना रहे हैं? यदि वो किसी दिन सरकार के कार्यक्रम में, कर्नाटक की सरकार नहीं गाए, प्रॉब्लम ही तो ये है ना कि वंदे मातरम भी मेरा तेरा हो गया ना। सर वो कह रहे हैं, हाँ नहीं तो जिस दिन नहीं कहें, अरे तो जिस दिन नहीं गाए उस दिन करिएगा ना बात। नहीं आज गाने आप अलग बात, लेकिन वो चलिए बार-बार कह चलिए के आगे issue बढ़ते हैं, बनाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर एक खबर आई वो उसका राहुल गांधी से जुड़ी हुई, ये खबर है, समीर जी इसके बारे में और अपडेट आपको देंगे। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से एक फौरी राहत मिली है। ये आय से अधिक संपत्ति का मामला है, तो राहुल गांधी के ऊपर ये मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर अब अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति को लेकर जांच की बात कही गई थी। कह दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि जांच कीजिए, आप ईडी सीबीआई इसको करनी है, जांच कीजिए, आगे बढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट गए थे राहुल गांधी। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को भी आदेश दिया है कि अभी इस मामले की कोई जांच आगे नहीं कीजिएगा जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती। और राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं विघ्नेश शिशिर, इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोपों की सत्यता की जांच होनी चाहिए। सीबीआई और ईडी ऐसे आरोपों की जांच करने के लिए स्वतंत्र है। हाईकोर्ट ने दोनों एजेंसियों से जांच की प्रगति रिपोर्ट भी देने को कहा था, लेकिन अब इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है। अब लेकिन इसमें तो बहुत बड़ी बात भी कही है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या सर, जो एजेंसीज को, कि इतने लंबे समय तक आपने इसको चुप क्यों रही है? क्यों चुप रही? मतलब यदि ऐसा मामला रोक इसलिए लगाई फटकार कि लगाई आप एजेंसी को पॉलिटिकल पर्पस से basically। ये कर रहे हो। आपने इतने दिनों में, इतने समय से ये मामला अगर चल रहा है तो क्यों नहीं जांच की है ईडी सीबीआई ने? हाँ सर, ये भी है इसका एक कमेंट। हाँ, सीजीआई ने ये बोला है, मतलब जो स्पेसिफिक बयान आया उसमें कहा है, सीजीआई सूर्यकांत की बेंच ने पूछा अगर मामला इतना गंभीर था तो एजेंसी अब तक चुप क्यों रही। कोर्ट ने कहा किसी एजेंसी के सामने संज्ञेय अपराध का केस आता है तो वो खुद कार्रवाई कर सकती है, इसके लिए कोर्ट की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। कोई तो शिकायत करेगा नहीं, ना। शिकायत की, लेकिन कोर्ट क्यों फिर ये भी शिकायत करेगा? जांच क्यों नहीं कर रहे खुद? वो ये कह रहे कि आप ही जांच करते, शिकायत की क्या जरूरत है? सर अभी मेरी समझ में तो नहीं नहीं, आई नहीं, बात। मामला ही नहीं, मामला- मेरा मैं सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, मैं पूछ रहा हूँ, सवाल है कि ईडी सीबीआई ने अपने आप क्यों नहीं जांच करी राहुल गांधी की नहीं, disproportionate शिकायत जो की? थी, मामला था, इतने लंबे समय में किसी को, शिशिर साहब को आना पड़ा कोर्ट में और फिर आप इसकी जांच करेंगे। ये मामला तो पहले से आपके पास था। नहीं, ऐसा नहीं है कि ईडी सीबीआई के पास मामला नहीं है। उस जांच को क्यों नहीं आगे बढ़ाया, ये मसला है। नहीं, ईडी सीबीआई के पास राहुल गांधी के खिलाफ डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का मामला बहुत पुराना है। नहीं, एक मिनट सर, Disproportionate एक मिनट। asset इसमें का। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट बोला है कि सीजीआई ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि कोर्ट ने राहुल गांधी की सुने बिना जांच के निर्देश क्यों दिए, और जब शिकायत दर्ज हुई थी तो शिकायत पर सत्यापन किया, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई आपने, और दूसरे पक्ष का जिसके ऊपर शिकायत दर्ज हुई उसका आपने उसको नोटिस जारी कर इससे पक्ष लिया क्या? बिना पक्ष पूछे आप कैसे जांच कर सकते हो? और ये विचंड का मामला सब कपिल सिब्बल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से नहीं हो सकता और इलाहाबाद हाईकोर्ट की जांच को रोकना पड़ेगा। फिलहाल रात दी 20 अगस्त को इसकी अगली सुनवाई होने वाली है। दादा आप बोलिए सर। देखिए 20 अगस्त को सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली थी, न कि सुप्रीम कोर्ट में। पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो अक्टूबर में है शायद। नहीं, सुन लीजिए। मामला था कि विघ्नेश ने एक
कोर्ट में एक पिटीशन दिया था, PAIL फाइल किया था और कहा था कि राहुल गांधी जो है वो विदेश यात्रा इतना किए हैं, 60 करोड़ उस पर खर्चा किया है। इससे संबंधित उन्होंने दस्तावेज भी दिया था। दस्तावेज देने के बाद उन्होंने कहा था कि जो राहुल गांधी अपना सोर्स डिक्लेयर करते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, उस सोर्स को देखें तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का मामला बनता है। अच्छा, फिर उन्होंने आधार था विदेश यात्रा। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने शायद ये अटैचमेंट किया कि इनकी बेनामी संपत्ति जो है वो विदेशों के अंदर इनके सोनिया गांधी से जुड़े परिवार और ऐसे ऐसे लोगों के साथ जोड़ करके, और ये ऐसा क्लेम किया जाता है जो रिपोर्टिंग वगैरह में आई है। सो इसकी जांच होनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जांच के लिए आगे कर दिया। जब केस आया दोबारा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम आपकी जांच से संतुष्ट नहीं हैं। सो सीनियर CBI ऑफिसर को कहिए कि वो पूरा जांच की रिपोर्ट हमको 20 अगस्त तक दे। ओके, 20 अगस्त तक CBI जो है वो जांच का रिपोर्ट दायर करने वाली थी। अब जब दायर करने वाली थी तो या तो राहुल गांधी को भनक मिली होगी कि भाई उनके एसेट्स को लेकर के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब कपिल सिब्बल ने आर्गुमेंट किया तो ये भी कहा कि से भाई रिपोर्ट से पहले जो है वो मीडिया में लीक हो जाती है चीजें। और दूसरी बात उन्होंने तर्क दिया, कहा कि ये मैंने आज तक कानून ही नहीं देखा है कि PIL पर ऐसी बातें की जा रही हैं। यदि कोर्ट CBI को या ED को यदि पहले से जानकारी थी तो वो अपने आप से स्वतंत्र जांच कर लेते। तीसरी बात उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें वीचंट का मामला दिख रहा है इसलिए कोर्ट इस पर रोक दे। अब मजेदार बात है कि यदि इलाहाबाद हाई कोर्ट को यदि आप कहते कि भाई हाँ आपको बीच में आने दीजिए, लेकिन 20 तारीख को फाइल करने वाली थी CBI, उसमें क्या CBI करती क्या नहीं करती ये तो पता लगता उसके है। बाद तो कम से कम पता तो होता कोर्ट को। अब आपने कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को ही रोक दिया। आपने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इसकी सुनवाई न करे, वो सुनेगा भी नहीं और एजेंसी भी आगे नहीं जाएगी। मुझे लगता है कि एक सामान्य आदमी को यह लगेगा कि राहुल गांधी को फेवर किया गया। अब ये है या नहीं, एक परसेप्शन आपको ये ओवररीच लग रहा है? मैंने मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बताइए सर, सुनना चाहिए था, बताइए। फाइल तो होनी चाहिए थी। हाईकोर्ट ने कहा जांच करो, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। देखिए, अब चूंकि न्यायालय का मसला है तो उन्होंने बहुत सी चीजें देखी होंगी, लेकिन अक्सर ऐसा देखने में आता है कि गांधी परिवार से जुड़े मामलों पर अदालत में जो सुनवाई होती है वो थोड़ा तो अलग होती है। क्योंकि हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जिसमें चाहे वो नागरिकता का मसला हो, चाहे वो बयान का मसला हो, चाहे वो किसी के ऊपर टिप्पणी का मसला हो, उसमें जाते जाते अंत में गांधी परिवार पर कोई ऐसा डिसाइसिव मैंडेट मैंने आज तक आते हुए नहीं देखा है। हो सकता है कि वो सही हो, उनके जो सामने तर्क तथ्य होते हैं उसको सही है, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला है तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। बिना जांच के कैसे निर्णय हो सकता है? और अगर इस आधार पर कहेंगे तब तो फिर जाने कितने मामले होते हैं, हत्या का मामला होता है, एजेंसी जांच देर में करती है, तो क्या उसको खत्म कर दिया जाता है? मतलब मैंने तो नहीं सुना आज तक। वो क्या कहती है, जांच होनी देनी चाहिए थी विद इन टाइम लिमिट, विद इन टाइम फ्रेम, इसको आप कंप्लीट। फिलहाल तो रात मिल गई। परसेप्शन जो है समाज के अंदर गलत गया है। चलिए सर, बाकी क्या है कि वो कोर्ट बेहतर जानती है इन चीजों को लेकर के। एक और, कि भाई आज की एक और खबर आपको बताता हूं, बड़ी खबर है ये भी। दिल्ली में जो जंतर मंतर का धरना हुआ था उसमें 20 जुलाई को उन्होंने संसद की तरफ भीड़ ने चलने की कोशिश की थी, पुलिस ने रोका था, बल प्रयोग हुआ था, लाठीचार्ज, टीयर गैस, सब कुछ हुआ था उसके अंदर। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने अपना हलफनामा एफिडेविट दाखिल किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल इस्तेमाल करने के आरोप को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने हलफनामे में पुलिस पर उठ रहे कई सवालों के जवाब दिए। पुलिस ने कहा कि 20 जुलाई का संसद मार्च ही गैर कानूनी था, इसके लिए परमिशन नहीं थी। पुलिस की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि उस दिन जंतर मंतर के आसपास करीब 30,000 लोग मौजूद थे। तो ये भी पहली बार एक आंकड़ा आया, 30,000 की भीड़ थी। भीड़ करीब 3 किलोमीटर के इलाके में फैल गई थी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में कई जगह लोगों ने बैरिकेड तोड़कर संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश की। फिर हालात जब बेकाबू होने लगे, पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की होने लगी, झड़प होने लगी। दिल्ली पुलिस के 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि प्रदर्शन में कुछ ऐसे लोग शामिल थे जिनके खिलाफ पहले से आपराधिक मामले थे। प्रदर्शन के दौरान एक जो राहुल गांधी ने भी कई बार बताया ना कि नुकीली कील वाली लाठी मारी गई लड़कों बच्चों पर, तो दिल्ली पुलिस ने इससे इनकार किया और उन्होंने कहा कि तस्वीर हमने भी देखी है, लेकिन वो पुलिसकर्मी के हाथ में नहीं थी, प्रदर्शनकारी के हाथ में थी वो लाठी। वो पुलिस के ऊपर चली होगी तो पुलिस ने किसी प्रदर्शनकारी पर कील लगी लाठी नहीं चलाई।
सादे कपड़ों में पुलिस वाले मौजूद थे, यह भी आरोप है प्रदर्शनकारियों का। पुलिस ने कहा है कि भीड़ के बीच नजर रखने के लिए, हालात की जानकारी देते रहने के लिए ऐसी तैनाती की जाती रही है पहले भी, ये कोई असामान्य बात नहीं है, पहले भी ऐसा किया जाता है। तो इंसिडेंटली अभी एक इंटरव्यू दिया किरण रिजिजू ने, केंद्रीय मंत्री जो हैं, इससे जुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल अलग बातें, लेकिन वो बोले थे इस पर, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने भी, इस सरकार में पहली बार किसी मंत्री ने अपने इंटरव्यू में खुलकर दिल्ली पुलिस की प्रशंसा की और कहा कि उनके रिस्ट्रेंट की तारीफ होनी चाहिए कि दिल्ली में गोली नहीं चली, दिल्ली में किसी की जान नहीं गई, दिल्ली में कोई भी प्रदर्शनकारी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती नहीं है। यहीं अगर कांग्रेस राज में अगर ऐसा प्रदर्शन हो गया होता तो लाशें गिर गई होती। एक आदमी का मौत नहीं हुआ, एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा, एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन हजारों में आए और छात्रों के आड़ में कितने क्रिमिनल्स आए और आधे से ज्यादा लोग, चाहे वो आम आदमी का पार्टी हो, चाहे दफली बजाने वाले लोग हो, चाहे वो भीम आर्मी के हो या वो समाजवादी के हो, कितने लोग आकर के उकसा करके वो लोगों को वायलेंस करने के लिए उकसाया, फिर भी एक मौत नहीं हुआ। ये आंदोलन अगर कांग्रेस के जमाने में होते, और कई हुए हैं, हजारों लोग मारे गए, तो इसमें तो आप तारीफ करना चाहिए दिल्ली पुलिस को और प्रशासन। मंत्री कह रहे हैं दिल्ली पुलिस की तारीफ हो, और दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने कोई ज्यादती नहीं की प्रदर्शनकारियों के साथ। मंत्री जी पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो मंत्री जी की तारीफ करना चाहता हूँ कि जो हिम्मत होम मिनिस्टर ने नहीं की पुलिस की तारीफ करने की, वो मिनिस्टर साहब ने कर दी, जिनका मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं है और ना वो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये तो नड्डा साहब के साथ गए भी नहीं थे, जितेंद्र सिंह जी गए थे। अब जो पहले हो रहा था तब तो आप आरोप लगा रहे थे कि नहीं कोई असामान्य बात नहीं है, मतलब पुलिस जो है सादे कपड़ों में तैनाती नहीं होती है, तब तो बीजेपी के लोग ही कह रहे थे। अब पुलिस ने कह दिया कि नहीं असामान्य बात नहीं, और मैं मानता हूं कि असामान्य नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस के जो लोग होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। अब ये सारा मामला चल रहा है, और इसमें एक बात है कि पुलिस ने शुरुआत में बहुत रेस्ट्रेन किया, जो हम लोग भी देख रहे थे, लेकिन बाद में जाती भी हुई। लेकिन बार बार ये कहना कि पुलिस के 240 लोगों पर ये हुआ, तो ये विक्टिम कार्ड खेलना नहीं चाहिए सरकारों को। इसका मतलब है कि जो भीड़ थी वो पुलिस से भी ज़्यादा ताकतवर है, तो फिर तो अपनी पुलिस को ठीक करिए। क्या ऐसा सिस्टम है? ये विक्टिम कार्ड बनाकर आंदोलनकारियों के ऊपर डालना ठीक बात नहीं है। और हो अच्छा आपने कहा कि हमने फेस रिकग्निशन किया, तो पुलिस लिया थी, रिजिजू साहब भी लिया था कि जिन लोगों ने ये लाठी किलो वाली ली है उनको फेस रिकग्नाइज करके बता दे कि ये 50 लोग हैं जो पुलिस के नहीं है। क्यों उस पर बोला उन्होंने कि ये भी किया जाता है, ये है हमारे पास। हाँ, तो वो सरकार को जाहिर कर देना चाहिए। और अब तक तो ये बात सफाई करके पुलिस कमिश्नर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, या जो भी जिनके लिए वो ठीक लगता है उनको साफ करना चाहिए। मेरा एक बात कहना, क्योंकि आपने इस पर एतराज किया कि पुलिस क्यों बता रही है हमारे 250 लोग घायल हो गए। पुलिस सुप्रीम कोर्ट को बता रही है, क्योंकि पुलिस, उनके सवाल पुलिस पर हुए कि तुमने अननेसेसरी फोर्स यूज किया, तो पुलिस ये कह रही है कि हालात ये थे कि हमारे 250 लोग घायल हो गए, तो हमने कोई अनुचित बल प्रयोग नहीं किया। वो ये कह रही है। हाँ, मैं ये नहीं कह, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको विक्टिम कार्ड की तरह से मत कीजिए। ठीक है। हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे इस पर? नहीं, मेरा कहना पुलिस ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया होगा, लेकिन यही जो बात सुप्रीम कोर्ट में पुलिस कह रही है, पुलिस है सार्वजनिक पत्रकार वार्ता लेके एक बोल देती, सोनम वांगचुक को उठाने के एक दिन में दिल्ली पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर होता है, दिल्ली में नए पुलिस कमिश्नर आते हैं, सोनम वांगचुक को उठाया जाता है, तमाम हुआ। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को लेकर तमाम विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाए, कांग्रेस ने आरोप लगाए, राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता लेकर बताया कि पैलेट गन चलाई, ये लड़का घायल हो गया, इसको गोली लगी, इतनी लगा, गोली चलाने का राहुल गांधी ने आरोप लगाया, तमाम झूठे आरोप लगाए। तो दिल्ली पुलिस को पत्रकार वार्ता करने की क्यों जरूरत महसूस नहीं हुई, जब पूरे देश में दिल्ली पुलिस को लेकर चल रहा है? जानते हैं इसका सर, अनुमति नहीं मिली। नहीं तो सरकार के बिना कहे कैसे दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? इन्होंने ठीक कहा, पहला मंत्री बोला है 23 जुलाई पर, 20 जुलाई पर पहला मंत्री बोला है सरकार। ये बहुत गंभीर बात है अगर दिल्ली पुलिस को अनुमति नहीं मिली, मतलब दिल्ली पुलिस पे अत्याचार हो, सारा गलत हो, लेकिन जिसको अन्याय हो रहा है वो अपनी बात नहीं रख सकता जनता के सामने। उनके परिजन आए थे ना, परिजन आए थे ना, परिजन से क्या होता है सर? परिजन में जिससे घायल हो गए, सर आप बोल रहे हैं, फिर ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। देखिए जिस प्रकार का यूफोरिया क्रिएट किया गया था, उसमें दिल्ली पुलिस का उस समय प्रेस वार्ता करना बिल्कुल ही गलत होता, वो और आग को और भड़कता। लेकिन मैं भी ये मानता हूं कि तिलचट्टों की जितनी होनी चाहिए थी सेवा वो नहीं हुई,
और दिल्ली पुलिस ने बहुत ज्यादा रिस्ट्रेन किया था। चलें सर, ठीक। जिस प्रकार के वहां पर गुंडई हो रही थी, बदमाशियां हो रही थी, छात्रों के बीच में अराजक लोग वहां पर आकर के गंदा काम कर रहे थे, उनकी वाकई अच्छी सेवा अब होनी देखिए, चाहिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कहता है।